आज हम गुणनखंडों से संबंधित कुछ फार्मूले देखेंगे। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूले को रट लेते हैं और ये नहीं समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अधिकतर बच्चे ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया कैसे है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होने का मतलब ये है कि a प्लस बी को हम दो बार लिखें। तो a प्लस बी को दो बार जब लिखेंगे तो इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी की हम मल्टीप्लाई कैसे करें, तो हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक दूसरे से, या हम ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी ऊपर रखें और a प्लस बी नीचे रखें। तो a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a की b से करेंगे तो ab, फिर b की a से करेंगे तो ab और b की b से करेंगे तो b स्क्वायर। और अगर हम इनको जोड़ दें तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल कर आती है। लेकिन अधिकांश छात्राएं ये करते हैं कि इसकी वैल्यू रट तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसकी वैल्यू निकलती कैसे है। तो आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम रटे नहीं, समझें कि इसकी वैल्यू निकल कर कैसे आती है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और तीसरा एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो हमने ये देखा है कि फार्मूला नंबर 1, 2 और 3, ये तीन फार्मूले जो हैं 6 क्लास से लेकर के, और चाहे हम बीएससी करें, चाहे इंटर करें, चाहे हाई स्कूल करें, ये लगभग हर जगह प्रयोग होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और इनका मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में भी यूज होता है। तो इसलिए ये फार्मूले हमको याद भी होना चाहिए। याद करने के साथ साथ हमको समझना भी चाहिए कि ये वैल्यू हम निकाल कर कैसे लाते हैं, यह वैल्यू निकल कर कैसे आती है। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि गुणनखंड आखिर कैसे किए जाते हैं। हमारे बहुत से छात्र छात्राएं क्या करते हैं, गुणनखंड करना नहीं जानते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30 इक्वल टू 0। हम आपसे ये कहें कि 30 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 11 हो। जब यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तो योग देखेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तो अंतर देखेंगे। तो 30 के हम ऐसे गुणनखंड करें जिनका योगफल 11 हो। तो 30 के ऐसे गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो जैसे हम 6 गुणा 5 करें तो 6 पंजे 30, और 6 और 5 को अगर हम जोड़ें तो 6 5 बराबर कितना हो गया, 11। तो हम 11 की जगह पर लिखेंगे 6 प्लस 5। तो x स्क्वायर प्लस 11 को लिखेंगे 6 प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर और इस x की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस x की 5 करेंगे तो 5x और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये जो चार टर्म्स बने हैं, अब हमको क्या करना है कि इन दो टर्म्स में हम कॉमन निकाल लें। और कॉमन हमेशा जो होता है वो मिनिमम वैल्यू कॉमन ली जाती है। जैसे यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 6x है, तो अगर हम यहाँ देखें तो x की पावर 1 हम कॉमन ले लेंगे, अर्थात x कॉमन लेंगे। तो यहाँ x की पावर 2 है तो x की पावर 1 बचेगी, यानी x बचेगा, और प्लस यहाँ से बचेगा 6 और प्लस। अब इन दोनों टर्म्स में हम मिनिमम वैल्यू क्या कॉमन निकालेंगे, 5। कॉमन वैल्यू वो होती है जो दोनों टर्म्स में बाहर आ जाए। तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस ये जो 5 बाहर निकाला है, तो 5 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा
30 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये पूरा ब्रैकेट x+6 यहाँ भी है, x+6 यहाँ भी है। अब ये पूरा ब्रैकेट बाहर करेंगे तो x+6 और दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी x+5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर करने के बाद इस x की हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से लिखेंगे जब x+6 इक्वल टू 0 दिस implies that x इक्वल टू -6, या जब x+5 इक्वल टू 0 तो दिस implies that x इक्वल टू -5। तो इस प्रकार से हमको इस समीकरण के x² + 11x + 30 के दो मूल मिल गए या दो वैल्यू मिल गई, जिसमें से एक वैल्यू है x इक्वल टू -6 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू -5। अब इसके साथ साथ अब हम अगर दूसरा एक सवाल लेकर चलें और फिर से अभ्यास करने का प्रयास करें तो किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा x² + 10x और -11। अब हम आपसे कहें कि इसके गुणनखंड करो तो हमको क्या करना है कि 11 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर, जब यहाँ प्लस था तो योग देखा था, अब माइनस है तो अंतर देखेंगे, तो जिनका अंतर कितना हो 10 हो। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 30 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 11 हो, यहाँ पर योग 11 देख रहे थे। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 11 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 हो। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे कि 11 की 1 से गुणा करें तो 11 आना चाहिए और 11 में से 1 घटाओ, अंतर का मतलब घटाना, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को लिख सकते हैं 11 - 1, तो हम इसे लिखेंगे x² + 10 की जगह पर 11 - 1 इंटू x - 11 और बराबर हम अगर 0 वैल्यू लेकर चल रहे हैं तो बराबर में 0 चलता रहेगा और एक लाइन में एक ही बार बराबर लगता है। जैसे हम यहाँ पर बराबर लेकर चल रहे थे तो बार बार बराबर लेकर चलेंगे, ऐसे यहाँ पर बराबर 0 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी बराबर 0 लेकर चलेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम बराबर चिन्ह नहीं यूज करेंगे। फिर x² + 11 की x से गुणा करेंगे तो 11x, -1 की x से करेंगे तो x और -11 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 11 और इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें तो जो कुछ नहीं कॉमन दिखाई देता है तो 1 कॉमन लेते हैं और दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x और प्लस यहाँ पर आएगा 11 बराबर 0। ये हमेशा दोनों ब्रैकेट एक जैसी होनी चाहिए। जैसे हमने ये सवाल किया तो इसमें भी दोनों ब्रैकेट एक जैसी मिल गई, यहाँ पर भी दोनों एक ब्रैकेट एक जैसी मिल गई। जब तक ब्रैकेट एक जैसी नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब यह है कि गुणनखंड में हमने कहीं न कहीं गलती कर दी है। अब x + 11 जब हम कॉमन लेंगे तो दूसरी ब्रैकेट में हमको मिलेगा x - 1 इक्वल टू 0। अब हमको ये दो संख्याएं जिनका गुणनफल 0 दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 जब हो सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। तब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इस प्रकार से लिखेंगे जब x + 11 बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर -11। एक तो वैल्यू ये x की निकल के आई, दूसरी जब x - 1 इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1। एक वैल्यू ये निकल कर आई। तो हमको इस समीकरण के दो मूल मिल गए, अर्थात दो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो ये भी द्विघात समीकरण का काम कर रही है और ये भी द्विघात समीकरण का काम कर रही है। अब समीकरण क्या होती है, जब बराबर में हमको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी हो तो उसे समीकरण बोलते हैं।
अगर बराबर में कुछ दिया नहीं है, केवल इतना दिया हुआ है, तो इसे बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुपद और समीकरण में अंतर होता है।